हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। चैप्टर नंबर चल रहा है 5 सरफेस केमिस्ट्री। सो हम अपने पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं कोलाइडल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में एंड द लेटेस्ट प्रॉपर्टी वी हैव डन इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। फाइन। एंड उसके बाद हमने पढ़ा था हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर थ्योरी। कोई दिक्कत? फाइन। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। इफ यू आर नॉट डन विद द प्रॉपर्टीज तो प्रॉपर्टीज जरूर पढ़ के आइए यार, बिकॉज लायोफोबिक कोलाइड एक्चुअली में किस तरीके की प्रॉपर्टी शो कर रहा है वो जानना बहुत जरूरी है आज का टॉपिक पढ़ने के लिए। एंड आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा शानदार टॉपिक है, दैट इज कोएगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन। फाइन। एंड इसके बाद हम आज के टॉपिक में हार्डी-शेक्यूल्स रूल भी पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर अक्सर बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद कोएगुलेशन। फाइन। सो सबसे पहला मुद्दा, कोएगुलेशन होता क्या है? देखो, बड़ा सिंपल सा फंडा है। हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें ये कोलाइडल पार्टिकल है, इसके ऊपर हमने कुछ ना कुछ लगा रखा था। लायोफोबिक कोलाइडल पार्टिकल था जो कि इस बेसिकली सॉल्वेंट के अंदर नहीं रहना चाहता था, नीचे बैठना चाहता था। तो हमने क्या किया था, उसके आजू बाजू क्या कोई ना कोई ऐसी चीज लगाई थी जिसको हम स्टेबलाइजर बोल रहे हैं या पेप्टाइजिंग एजेंट बोलते थे, जिसके कारण वो ऊपर रह रहा था। क्लियर ना? बड़ी सिंपल सी बात है। अगर हम इसको किसी ना किसी तरीके से रिमूव कर दें, इफ वी रिमूव दिस थिंग, अगर हम इसको किसी ना किसी तरीके से रिमूव कर दें तो ये पार्टिकल एक दूसरे के साथ आ जाएंगे एंड अल्टीमेटली दे विल प्रेसिपिटेट आउट। फाइन। अल्टीमेटली ऐसे जितने भी पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे? प्रेसिपिटेट आउट होने स्टार्ट हो जाएंगे। मानते रहिएगा। देखो, ये सोल्यूशन में ऊपर है ही क्यों? बिकॉज किसी न किसी बाहर के चार्ज ने इनको ऊपर रखा हुआ है। एक और बार समझाता हूं, देखिए FeOH थ्राइस है, इजंट इट? इसके ऊपर Fe+3, 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 Fe+3। अगर मैं कोई ना कोई मेथड ऐसा बनाऊं कि इस सारी चीज को रिमूव कर दूं, ये चीज रिमूव हो जाए, तो ये क्या होगा? ये नीचे बैठ जाएगा। और अगर ये बाहर नहीं निकलेगा, बेफिक्र रहिए, बाहर नहीं निकलेगा, बेफिक्र रहिए, बाहर नहीं निकलेगा। दिस इज द डायग्रामेटिकल मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है। FeOH थ्राइस क्या हो जाएगा? नीचे बैठ जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज कोएगुलेशन। बड़ी सिंपल सी बात है, प्रेसिपिटेशन को ही कोएगुलेशन बोलते हैं। इज दैट थिंग क्लियर? पर एक बात समझिए, पेप्टाइजेशन का ये क्या हो गया? उल्टा। पेप्टाइजेशन क्या था? नीचे बैठे हुए बंदे को ऊपर लेके आ रहा था। अब याद करिए क्या था? FeOH थ्राइस के अंदर Fe+3 या FeCl3 डाला तो ये सारे पार्टिकल याद है बिखर गए थे उस दिन, सबके आजू बाजू Fe+3 था। भाई याद है ना? वो सारे के सारे बिखर गए थे। लेट मी मेक इट। ये क्यों बिखर गए थे? बिकॉज दिस इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। रिपेल करने के चक्कर में ये पूरे सोल्यूशन में फैल गए। कोई दिक्कत? आज हम उल्टा काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसी भी तरीके से हम इस चीज को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। अगर हम ये चार्जेस रिमूव कर देंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे। रिपेल नहीं करेंगे तो ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे होकर नीचे बैठ जाएंगे। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कोएगुलेशन। यानी कि डेफिनेशन लिखेंगे, द एग्रीगेशन ऑफ colloidal particles, the aggregation of colloidal particles into insoluble precipitate से लिख लो, is known as coagulation। फाइन। कोलाइडल पार्टिकल्स का एग्रीगेट हो जाना, इकट्ठे हो जाना, सो दैट वो नीचे एक प्रेसिपिटेट फॉर्म में बैठ जाएं।
यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होंगे जो एक दूसरे के साथ जुड़ के नीचे बैठेंगे, जैसे यहाँ मैंने दिखाया है। अल्टीमेटली ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। क्यों इकट्ठे हो जाएंगे? क्योंकि ये एक दूसरे को इस बात के लिए रिपेल कर रहे थे कि इनके ऊपर चार्ज था, वो तो हमने रिमूव कर दिया, वो तो हमने किसी न किसी तरीके से रिमूव कर दिया। अब वो चार्ज ही रिमूव हो गया तो इनके बीच के रिपल्शन खत्म हो गए। देखो Fe+3 का अगर इसका चार्ज था इनके ऊपर, अगर ये चार्ज ही हट गया है, अगर ये वाला चार्ज ही हट गया है, तो डेफिनेटली ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आएंगे तो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे, बिकॉज इनको एक दूसरे से अब कोई नफरत नहीं है, ठीक है ना, कोई नफरत नहीं है, तो एक दूसरे के साथ आएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, एंड दिस इज नोन एज कोएगुलेशन। नाउ सोचने की बात ये है कि हम ऐसा क्या करेंगे कि ये जो चीज है Fe+3 जो आजू बाजू लगा हुआ है, या कोई भी और चीज जिसकी बेसिकली हेल्महोल्ट्ज फर्स्ट लेयर बनी हुई है, पहली लेयर है ना ये बेसिकली Fe+3 की क्या है, फर्स्ट लेयर। तो ऐसा क्या करेंगे कि ये फर्स्ट लेयर हट जाए, सो दैट कोएगुलेशन हो जाए। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स फॉर कोएगुलेशन, यानी कि ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिससे हम फर्स्ट लेयर जो है उसे हटा देने वाले हैं। क्लियर? लेट्स हैव द मेथड्स ऑफ कोएगुलेशन। सो मेथड्स ऑफ कोएगुलेशन, जिसमें फर्स्ट मेथड है इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम अपनी पिछली क्लास में भी इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बात कर चुके हैं। देखिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम उसके ऊपर का जो चार्ज है उसे हटा सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। लेट्स हैव इट। तो ये एक बेसिकली सॉल्यूशन है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं हमने किसके डाले हुए थे, As2S3 के, याद है ना। तो As2S3 क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड कोलाइड है, कोई दिक्कत, सॉल्यूशन में अच्छा खासा फिर रहा है। यहां पे हमने क्या कर रखा है, नेगेटिव है, यहां भी क्या है, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत। तो ये कहां जाएगा, नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल है, तो As2S3 के पार्टिकल कहां जाएंगे, डेफिनेटली इस तरफ जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और जाके यहाँ पे क्या हो जाएंगे। अब यहाँ पे बेसिकली मैं एक एक्सप्लेन तरीके से बताता हूँ। लीजिए, ये यहाँ पे पहुंचा होगा As2S3 जो कि सराउंडेड होगा सल्फर -2 से, यही होगा ना। ये पार्टिकल है जो वहां पे पहुंचा होगा जो कि सराउंडेड होगा सल्फर -2 से, एंड ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव इस सल्फर को क्या कर देगा, हटा देगा। ये पॉजिटिव के कारण, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के कारण इस सल्फर के -2 जो है, ये बेसिकली आयंस इसका पीछा छोड़ देंगे। अब अगर इसका पीछा छोड़ देंगे तो ये बंदा तो फ्री हो गया ना, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो ये पीछे। क्यों, क्योंकि ये क्या था, लायोफोबिक था, याद करिए। अरे हम बात ही लायोफोबिक की कर रहे हैं इस चैप्टर में। फिलिक को ना तो तुम ऊपर ला सकते हो ना नीचे ला सकते हो, फिलिक तो भाई डिसॉल्व है। फिलिक तो यार वैसे भी सॉल्वेंट लविंग है, वो तो उसके अंदर है, तुम उसको कैसे नीचे करोगे बताओ, तुम चीनी को कैसे नीचे करोगे, वो तो डिसॉल्व है, ठीक है ना। मतलब वो तो बहुत ज्यादा सॉल्वेंट लविंग है। ये एक ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली में सॉल्वेंट लविंग नहीं थे। As2S3 सॉल्वेंट लविंग नहीं था, पर इसको सॉल्वेंट लविंग बना दिया किसने, जब इसके ऊपर सल्फर -2 का लेयर लगा, तो ये मीडियम में रहने को मान गया। अब इसको हमने क्या बोला था, सल्फर -2 को पेप्टाइजिंग एजेंट, क्या बोला था, पेप्टाइजेशन प्रोसेस में पेप्टाइजिंग एजेंट, जो ऊपर लेके आ रहा है, स्टेबलाइजर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पेप्टाइजिंग एजेंट, इजंट इट। अब हमने इलेक्ट्रोड की हेल्प से इसको क्या कर दिया, हटा दिया। तो As2S3 क्या कहेगा, मैं तो यार तुम्हारे कारण ऊपर आया था, मैं तो तुम्हारे कारण सोल्यूशन में आया था, अब तुम ही नहीं हो तो मैं क्या करूंगा, चलो मैं तो जा रहा हूं, अब मैं तो यार तुम्हारे कारण ऊपर आया था,
अब तुम ही नहीं हो तो मैं नीचे जा रहा हूं, तो अल्टीमेटली यहां पे क्या होगा, यहां पे प्रेसिपिटेट बनने शुरू हो जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यहाँ पे प्रेसिपिटेट जो धीरे धीरे करके सरक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। एक बार इलेक्ट्रोड के बिल्कुल पास जाके ये जमने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे सरक जाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दे की बात ये है कि अब ये AS2S3 सोल्यूशन में तो नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो रहना ही नहीं चाहता, वो तो पहले भी रहना नहीं चाहता था। हम सल्फर -2 की लेयरिंग बना के उसे रख रहे थे, बट इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या हुआ कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव है ना क्योंकि सल्फर -2 की लेयर है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल माइग्रेट कर गया। एंड इसी माइग्रेशन को तो हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये माइग्रेट कर गया प्लस की तरफ और वहां जाके शहीद हो गया, सल्फर -2 शहीद हो गया। एंड सल्फर -2 अगर शहीद हो गया तो हमारे पास क्या बचा, AS2S3। एंड AS2S3 बैठ गया नीचे। अब तुम ही नहीं हो तो फिर हम तो यहां नहीं रुकेंगे, ये कह के AS2S3 नीचे बैठ गया। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोसेस नंबर 2, जिससे हम कोएगुलेशन करेंगे। बहुत मेथड्स हैं, फाइन, लेट्स हैव इट द पॉइंट नंबर 2। So second method is by mutual precipitation. By mutual precipitation, बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है। सोल्यूशन ले लेते हैं भाई, AS2S3, फाइन। काफी फेवरेट बंदा है अपना AS2S3, है ना। तो यार देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है, एक पॉजिटिव वाला याद रखा करो, एक नेगेटिव वाला याद रखा करो, ताकि कहीं भी लिखने के काम आ जाए बस, ठीक है ना। उसको जैसे मर्जी मोल्ड करो तो आपको आना चाहिए। हमेशा एक पॉजिटिव की हर एग्जांपल, एक नेगेटिव की हर तरह की एग्जांपल आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आप उसे इलेबोरेट कर सको। क्लियर? तो ये हो गया सल्फर -2। अब ये अच्छा खासा भाई सोल्यूशन के अंदर रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन रख रहा है इसे? सल्फर -2 हेल्प कर रहा है रखने में। अब होगा क्या, देखिए हमने बाहर से क्या डाला, FeOH थ्राइस का कोलाइडल सोल डाला। FeOH थ्राइस का कोलाइडल सोल डाला। सोचो क्या होगा, FeOH थ्राइस के ऊपर Fe+3, 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 Fe+3 ये लगा हुआ है। एंड AS2S3 के ऊपर क्या लगा हुआ है, सल्फर -2, सल्फर -2। तो जब ये दोनों मिलेंगे, जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या कहेंगे, आंखें चमक उठेंगी Fe+3 की सल्फर -2 को देख के। क्यों? हर पॉजिटिव की नेगेटिव को देख के आंखें चमक जाती है, इजंट इट? तो ये जो प्लस का चार्ज है Fe+3, इसकी आंखें चमक उठेंगी सल्फर -2 को देख के। क्या होगा, ये इसको कर देगा न्यूट्रलाइज। मानते हो ये बात? ये हो जाएगा न्यूट्रलाइज। एंड अगर ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो व्हाट यू आर लेफ्ट विद दिस, क्या मिलेगा तुम्हें? तुम्हें मिलेगा बिल्कुल नीचे FeOH थ्राइस के भी प्रेसिपिटेट बैठ जाएंगे, AS2S3 के भी बैठ जाएंगे। मैंने तो एक एक लिया है, अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा, काफी ज्यादा प्रेसिपिटेट बैठ जाएंगे। मैं जानबूझ के साइज में बड़ा दिखा रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस, है ना। कोई देखने में दिक्कत ना है विजुअलाइजेशन में, वरना इतने बड़े बड़े प्रेसिपिटेट नहीं बना करते भाई, ठीक है ना। हाँ, वो क्लब करके एग्रीगेट होकर काफी ज्यादा बड़ा दिख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? तो मेजर कंसेप्ट को समझिए, व्हाट इज म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन। म्यूचुअल मतलब अपने आप सेटिंग कर ली भाई इन्होंने, ठीक है ना। क्या है कि आपने एक नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल डाला, तो यहां पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल के जो बाहर के आयंस हैं, जिनको हम पेप्टाइजिंग आयंस या स्टेबलाइजिंग आयंस कहते हैं, उनकी नेगेटिव वाले को देख के आंखें चमक उठी। तो अल्टीमेटली इन दोनों ने कर लिया न्यूट्रलाइजेशन एंड देन ये बैठ गए नीचे, कोई दिक्कत। दिस इज नोन एज कोएगुलेशन बाय म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन। मूव करते हैं मेथड नंबर 3 पे, लेट्स हैव इट। मेथड नंबर 3, देखो मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग ये बात तो लिख ही लोगे कि म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन लिखना कैसे है,
ठीक है ना, बड़ा सिंपल सा फूल मेथड है। व्हेन पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल इज added in a negatively charged colloidal soul, the charges get neutralized on the first layer and then the whole colloidal particles will get precipitated because they do not want to retain in the dispersed medium। कोई दिक्कत, ऐसी बातें लिख सकते हैं आप अपनी लैंग्वेज में, जैसे आपकी इच्छा है वैसे लिख सकते हैं। हम मूव कर रहे हैं पॉइंट नंबर 3 पे, बाय एडिंग अ सॉल्वेंट, बाय एडिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट। ये बड़ा ही केयरफुल, क्या मतलब हैंडल विद केयर वाला टॉपिक है, मतलब थर्ड वाला, मतलब ध्यान रखना है कि कौन सा सॉल्वेंट डालना है एंड किस केस में डालना है, ठीक है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, सपोज आपके पास इस सॉल्यूशन के अंदर एक कोलाइडल पार्टिकल है, ठीक है ना, एंड कोलाइडल पार्टिकल, मैं थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं, कोलाइडल पार्टिकल है एंड इसके आजू बाजू क्या आके लगा हुआ है, पानी के मॉलिक्यूल्स लगे, इसके आजू बाजू क्या लगे हुए हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स। यानी कि कह सकता हूं, मतलब दिस मेथड इज फॉर हाइड्रोफिलिक सोल्स। ये मेथड बेसिकली हाइड्रोफिलिक सोल्स के लिए है, क्लियर। तो अब इसके आजू बाजू क्या लगा हुआ है, पानी लगा हुआ है। अब हुआ क्या कि आपने बाहर से अल्कोहल डाला, ठीक है ना, यानी कि C2H5OH क्या डाला, अरे दारू डाल दी भाई, ठीक है ना। सोचने की बात ये है, अब यार ये वैसे बच्चा बच्चा जान रहा है ना, पानी की अल्कोहल के लिए अफिनिटी बहुत है भाई, अफिनिटी मतलब चाहत, ठीक है ना। तो पानी की अल्कोहल के लिए अफिनिटी बहुत है, तो क्या होगा बताओ, होगा ये कि पानी सोचेगा छोड़ो यार इसका साथ, उधर चलते हैं, अपनी बहुत इज्जत है, अल्कोहल के साथ अपनी बहुत इज्जत है। तो ये भैया यहां से निकल के कहां चला जाएगा, ये जाके अल्कोहल के साथ जाके जुड़ जाएगा। मानते ये बात, फाइन, अल्कोहल को सराउंड करेगा रेदर देन, मतलब सराउंड नहीं करेगा एक्चुअली में, इट विल मेक एन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देम। अल्कोहल एंड पानी के अंदर के बीच में आपस में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। क्या उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हमें क्या मतलब, हमें बेसिकली ये मतलब है कि ये जो कोलाइडल पार्टिकल के आजू बाजू पानी एक्चुअली में हाइड्रेटेड लगा हुआ था, बिकॉज ये हाइड्रोफिलिक था। हाइड्रोफिलिक का मतलब पानी को प्यार करने वाला, ये जो कोलाइडल पार्टिकल है ये पानी को प्यार करने वाला था। पर हुआ क्या कि इसका पानी अल्कोहल को देख के नीयत बिगड़ गई, अल्कोहल के पास चला गया, और ये पार्टिकल क्या करेगा, फिर ये बैठ जाएगा और क्या, एंड दिस इज नोन एज कोएगुलेशन। कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत, तो बड़ा ही ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, यहां पे एक और चीज ध्यान रखने वाली है, सॉल्वेंट शुड बी दैट which can make hydrogen bonding with water। मतलब सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो हम बाहर से डाल रहे हैं जो कि पानी को चाहत बढ़ा दे, पानी की नीयत बिगाड़ दे, ऐसा सॉल्वेंट होना चाहिए। जैसे हमने डाला अल्कोहल डाल दिया या एसीटोन डाल दिया, ठीक है ना, तो जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं ऐसी चीजें डालनी है, क्योंकि फिर वो पानी को लेंगे खींच। अगर वो यहां से पानी को लेंगे खींच, ये बंदा कहेगा हम तो पानी के कारण ऊपर थे, अब पानी हमारा नहीं है तो हम जा रहे हैं नीचे, एंड देन कोएगुलेशन टेक्स प्लेस। कोई दिक्कत, फाइन। मूव करते हैं मेथड नंबर 4, क्लियर। मेथड नंबर 4, बाय प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस, लंबा डायलिसिस, ठीक है ना, फाइन। क्या था डायलिसिस, डायलिसिस क्या था, अभी अभी तो हम करके हटे हैं, प्योरिफिकेशन मेथड में हमने किया था कि वो जो बाहर लगा हुआ इलेक्ट्रोलाइट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, रिमूव। लेट मी रिकॉल यू, क्या हो रहा था, यहाँ एक थैली लटकी हुई थी, तो यहाँ पे अंदर क्या है, कोलाइडल पार्टिकल है, फाइन। यहां से पानी का फ्लो जा रहा है, यहां से निकल रहा है, अल्टीमेटली पानी के फ्लो के कारण जो बाहर इलेक्ट्रोलाइट लगा हुआ है वो धीरे 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 करके निकल जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट एसपीएम में से पास हो सकता है, पर कोलाइडल पार्टिकल
एसपीएम में से पास नहीं हो सकता। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एक थैला था। फाइन, पानी का फ्लो हो रखा था, यहाँ पे वाटर फ्लो है, ठीक है ना। वाटर फ्लो के कारण ये थोड़ा सा तेज हो जाता है प्रोसेस, नथिंग एल्स। एंड देन हमने इलेक्ट्रोडायलिसिस भी किया था। होना क्या है, यहाँ के जो, जैसे मान लीजिए ये FeOH थ्राइस है, मान लीजिए ये क्या है, FeOH थ्राइस है, तो इसके आजू बाजू क्या था, Fe+3 था। इसके आजू बाजू क्या था, Fe+3 था। अब वो एकदम से निकला Fe+3, इनमें से एक एक करके निकलता जाएगा, बिकॉज Fe+3 जो है ये एसपीएम में से पास कर सकता है, ये बंदा पास नहीं कर सकता। ध्यान रखिए, ये जो पार्टिकल है ये बड़ा है, Fe+3 छोटा है। इलेक्ट्रोलाइट जो एसपीएम में से पास कर जाता है, कोलाइडल पार्टिकल एसपीएम में से पास नहीं करता है, जिसके कारण वो यहां से जो इलेक्ट्रोलाइट है निकलता रहेगा। नाउ यहां ध्यान दीजिए, प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस। प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस का मतलब क्या है, लंबे समय तक, ठीक है ना, प्रोलॉन्ग टाइम। अब अगर लंबे समय तक डायलिसिस चलेगा तो क्या होगा, देखो ये प्रोसेस, डायलिसिस इज अ प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रोलाइट निकलता है धीरे धीरे करके। अब आप उसे बहुत लंबे समय तक करा रहे हो तो क्या होगा, सारे का सारा इलेक्ट्रोलाइट निकल जाएगा ना। इतने टाइम में ऑल द इलेक्ट्रोलाइट विल बी रिमूव्ड। सारा इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, निकल जाएगा। तो सारा इलेक्ट्रोलाइट निकल गया तो तुम्हारे पास क्या रह गया यार, कोलाइडल पार्टिकल ही तो रह गया। यू आर लेफ्ट ओनली विथ कोलाइडल पार्टिकल। यही तो चाहिए था, प्रेसिपिटेट बैठ जाना भाई बिल्कुल नीचे। सिर्फ थैले के अंदर क्या रह गया, कोलाइडल पार्टिकल रह गया। ये इतने बड़े सोल्यूशन के अंदर, थैले के अंदर सिर्फ कोलाइडल पार्टिकल के प्रेसिपिटेट रह जाएंगे। यू आर लेफ्ट विथ कोलाइडल, आपके पास सिर्फ और सिर्फ कोलाइडल पार्टिकल रह गया है। इज दैट थिंग क्लियर, कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं मेथड नंबर 5 पे। बहुत ही सिंपल मेथड है डायलिसिस, ठीक है ना। डायलिसिस में इलेक्ट्रोलाइट एसपीएम में से निकल जाता है, कोलाइडल पार्टिकल नहीं निकलता है। बहुत लंबा कराएंगे तो धीरे धीरे करके सारा इलेक्ट्रोलाइट निकल जाएगा, सारा निकल जाएगा तो यू आर लेफ्ट विद कोलाइडल पार्टिकल। ओके, देन मूव टू द पॉइंट नंबर 5, यानी कि बाय बॉइलिंग। लेट्स हैव इट। Now point number 5, by boiling and cooling, दोनों ही तरीकों से हम कोएगुलेशन करा सकते हैं। बड़ा अजीब सी बात है यार, मतलब ये दोनों काम तो एक दूसरे से टोटली ऑपोजिट हैं पर करना सेम ही है, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि स्टोव में रख के भी हम चीज को ठंडा कर सकते हैं, फ्रिज में रख के भी रख सकते हैं। अरे ये कैसे हो सकता है, अरे क्योंकि काम ठंडा नहीं करना ना, काम प्रेसिपिटेट बनाना है। एंड प्रेसिपिटेट दोनों तरीकों से बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं एक एक एग्जांपल भी दूंगा पर उससे पहले प्रोसेस समझ लीजिए। देखिए बॉइलिंग में क्या होगा। सो सोल्स ऑफ सल्फर एंड सिल्वर, बेसिकली कुछ सोल्स हैं, मतलब सल्फर के लगा लो, सिल्वर के लगा लो, बहुत सारे ऐसे सोल्स हैं। जब आप बेसिकली इनको बॉईल करोगे, इनके पार्टिकल्स का रैंडम मोशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। फाइन, मोशन बढ़ने के चक्कर में ये एक दूसरे के साथ टक्कर खाएंगे, कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। मैं कह सकता हूं अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, अगर हमने टेम्परेचर इनका क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, यहां सिल्वर के हाइलाइट्स लिख लो, ठीक है ना। अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो इनका जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर मूवमेंट बढ़ गया तो कोलिजन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर कोलिजन बढ़ गया तो एक दूसरे से टक्कर खा के क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे। जैसे होता ना कि इधर की सेना लड़ने जा रही है, इधर की सेना लड़ने जा रही है, एक टक्कर खाए और दोनों खत्म, वैसे वाला फंडा, ठीक है ना। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है पर मैं बताता हूं अभी एक और बात। तो कोलिजन होगा, उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। फाइन, थोड़ा एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको बॉइलिंग का, ठीक है ना। आपने देखा होगा द प्रोसेस ऑफ एग, ठीक है ना। भाई एग क्या है, ठीक है ना। अंडे खाने की बहुत जरूरी है, ठीक है ना। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे,
सो एग बेसिकली क्या है, एग का फंडा क्या है कि उसके अंदर लिक्विड है, ठीक है ना, जिसको आप प्रोटीन बोलते हो, ठीक है ना। तो बेसिकली जब आप उसे बॉईल करते हो तो क्या हो जाता है, आपके पास एक लिक्विड है, आप उसे करते हो बॉईल, फिर वो क्या बन जाता है, सॉलिड। काफी ज्यादा फेमस पहेली भी है ना ये, फाइन, कि ऐसा कौन सा लिक्विड है जिसको गर्म करने के बाद वो सॉलिड बन जाता है, एंड उसका एग्जांपल होता है एग, बिकॉज ये वाला तो यूनिक कैटेगरी है भाई अपने आप में, ठीक है ना। एक्चुअली में होता क्या है कि यहाँ पे जो प्रोटीन है वो अपना नेचर बदल लेता है, ठीक है ना। मतलब आपको ये बात जाके ज्यादा तो बायोमोलिक्यूल्स में क्लियर होगी, हमने अभी बायोमोलिक्यूल्स किया नहीं है, ठीक है ना। तो 4 डिग्री जो प्रोटीन होता है, क्वाटनरी प्रोटीन जिसको कहते हैं, वो एक्चुअली में 1 डिग्री प्रोटीन में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। 4 डिग्री प्रोटीन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, एंड 1 डिग्री प्रोटीन जब आप खुला होता है, 1 डिग्री प्रोटीन जो होता है वो बिल्कुल खुला हुआ होता है, ठीक है ना। ये कह सकता हूँ ना, वो धागे हैं जो काफी उलझे हुए हैं, ठीक है ना, एंड ये बिल्कुल शॉर्टेड धागे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको 4 डिग्री प्रोटीन कहते हैं, इसको 1 डिग्री प्रोटीन कहते हैं। मुद्दे की बात, लिक्विड से तुमने क्या बना दिया, सॉलिड। ये भी कोएगुलेशन है, उसका कोएगुलेशन हो गया उन पार्टिकल्स का, द पार्टिकल्स गॉट कोएगुलेटेड बाय बॉइल। क्लियर। अब आते हैं हम कूलिंग पे, ठीक है ना। देखो व्हाट इज कोएगुलेशन इज कि भाई आप सॉल्वेंट में फिर रहे पार्टिकल्स का, जो कि एक तरह से लिक्विड का हिस्सा है, उसको क्या बना देना, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट सॉलिड किस्म के, भाई वही तो बनाया है। क्लियर। चलिए कूलिंग तो बहुत आसान है, हम देखते हैं ना फ्रिज में क्या दूध के ऊपर मलाई जम जाती है, क्या है वो, कोएगुलेशन तो है। ठंडा करने से क्रीम आ जाती है ना, वो क्या है, कोएगुलेशन। पार्टिकल्स इन दैट, मतलब जो बेसिकली दूध के अंदर कोलाइडेड पार्टिकल्स एंड दैट गेट न्यूट्रलाइज्ड एंड वो एक तरीके से क्या हो गए, कोएगुलेट हो गए, ठीक है ना। मतलब मैं कह सकता हूं कूलिंग से तो क्रीम ऑन मिल्क, फाइन। तो ये भी क्या है, कोएगुलेशन है। ठंडा करने से पार्टिकल्स का ब्राउनियन मोशन क्या हो जाता है, कम, ठीक है ना। ठंडा करने से एक और एस्पेक्ट से बता रहा हूं, ये तो एग्जांपल हो गया, ठीक है ना। ठंडा करने से अगर टेम्परेचर काफी ज्यादा गिरा देंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, ब्राउनियन मूवमेंट खत्म हो जाएगा। अगर ब्राउनियन मूवमेंट खत्म हो गया, कूल, ब्राउनियन मूवमेंट खत्म हो गया मतलब कोएगुलेशन अकर्स, कोएगुलेशन अकर्स। अगर ब्राउनियन मूवमेंट खत्म हो गया तो कोएगुलेशन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत। सो दिस वाज द पॉइंट नंबर 5, दैट इज बाय बॉइलिंग एंड कूलिंग, कोई भी दिक्कत। मूव करते हैं पॉइंट नंबर 6 पे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एंड इसी के ऊपर हम एक्सप्लेन करेंगे हार्डी-शेक्यूल्स रूल। इसीलिए मैंने इसे लास्ट में रखा है, तो ये लास्ट है बट लीस्ट नहीं है, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला है, दैट इज बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसके ऊपर ही हार्डी-शेक्यूल्स रूल है, तो नोट करेंगे बहुत ध्यान से। लेट्स हैव इट। So point number 6, by addition of electrolyte, and इसको करेंगे स्टार मार्क बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बहुत ही सिंपल मुद्दा है, देखिए यहां पे हमारे पास है AS2S3 एंड इसके बाजू में क्या है, सल्फर माइनस, कोई दिक्कत, फाइन। यानी कि ये बेसिकली क्या है, एक नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल है, मानते हो ये बात, दिस इज नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल, ठीक है ना। अगर हम यहां पे एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डाल दें, ठीक है ना, वैसे हमने म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन करा दिया है, पर वो म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन में क्या था, 2 कोलाइडल सोल लिए। अब मैं कोई दूसरा कोलाइडल सोल नहीं ले रहा हूं, जस्ट टेकिंग कि भाई मेरे पास सोडियम प्लस है, मेरे पास मैग्नीशियम +2 पड़ा है, मेरे पास एल्यूमिनियम +3 पड़ा है, तो मैंने वो डाला बस, ठीक है ना। तो अब ये अंदर जाके क्या करेंगे, इनमें से किसी को भी डाल दिया, अंदर जाके क्या करेंगे, ये इसको भगा देंगे,
भगा देंगे नहीं, अपने साथ भगा के ले जाएंगे। ये सल्फर -2 को अपने साथ भगा कर ले जाएंगे। अब अगर ये वाले जो आयन हैं ये इसको अपने साथ भगा के ले जाएंगे तो इसका क्या होगा, ये भैया नीचे बैठ जाएगा और इसने क्या करना है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोलाइट, देखो ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है, हमने NaCl से या MgCl2 से या AlCl3 से, ठीक है ना, ऐसा कुछ डाला तो ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट आयन will remove the charge present on colloidal particle and hence coagulation occurs, and hence coagulation। बहुत ही सिंपल मेथड है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया यानी कि बाहर से यार पॉजिटिव, ये अगर नेगेटिवली चार्ज सोल था तो बाहर से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डाल दिया, अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो मैं बाहर से नेगेटिव डाल देता, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है ना। फाइन, तो ये हो गया एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक और बात करते हैं, बड़ा सिंपल सा फंडा है, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। सपोज मेरे पास कोलाइडल पार्टिकल है, यहाँ एक नेगेटिव है, यहाँ एक नेगेटिव है, यहाँ एक नेगेटिव है। फाइन, इन तीन नेगेटिव को मेरे को न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है ना। तो मेरे को कौन सा बेस्ट है, देखो ये तो मेरे को गिनती में 3 डालने पड़ेंगे, ये डालने पड़ेंगे 1.5, एंड ये बंदा एक ही जाके काम कराएगा। ये एल्यूमिनियम क्या होगा, एक ही बंदा जाके तीनों के तीनों बंदों को न्यूट्रलाइज करेगा, यानी कि क्या होगा कि जो बाहर से हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला है उसका जितना चार्ज होगा वो अंदर उतनी ज्यादा आसानी से न्यूट्रलाइजेशन कराएगा। बड़ी सिंपल सी बात है यार, अंदर जितना माइनस है तो बाहर से किसको डालेंगे हमारा काम बहुत तेजी से हो जाए, बहुत ही कम अमाउंट से हो जाए, किसको डालें, डेफिनेटली ज्यादा चार्ज वाले बंदे, डेफिनेटली ज्यादा चार्ज वाले बंदे को। एंड इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है हार्डी-शेक्यूल्स रूल। कोई दिक्कत, फाइन, तो मैं उसको लिखता हूं, लेट मी इरेज दिस। तो क्या है हार्डी-शेक्यूल्स रूल। तो हार्डी-शेक्यूल्स रूल के अकॉर्डिंग कोएगुलेशन जो है डिपेंड करती है, मार्कर खराब हो गया अपना। कोएगुलेशन डिपेंड्स अपॉन साइन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आयन एंड वैलेंसी, इन दो चीजों पे डिपेंड करती है, एंड इसके अकॉर्डिंग ही है। एंड द आयन विथ मोर वैलेंसी कैन कॉज मोर कोएगुलेशन। ये भी पॉइंट ध्यान देने वाला है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्डी-शेक्यूल्स रूल एक्चुअली में ये चीज है, ये वाली स्टेटमेंट है इसकी, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। द आयन विद मोर वैलेंसी कैन कॉज मोर कोएगुलेशन, जिसकी ज्यादा वैलेंसी है वो ज्यादा कोएगुलेशन करेगा। बड़ा ही सिंपल सा फैक्ट है। मेरे पास यहां नेगेटिव है, कौन ज्यादा आसानी से मेरा काम कराएगा, सोडियम करके आएगा, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम, डेफिनेटली एल्यूमिनियम करके आएगा, ठीक है ना। अब दो चीजें जो ये कह रहा है कि एक तो साइन के ऊपर डिपेंड करता है, एक वैलेंसी के ऊपर, डेफिनेटली देखो साइन पे आ जाते हैं, साइन के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों, अगर ये नेगेटिव है तुम बाहर से भी नेगेटिव चीज डालोगे तो क्या होने वाला है, घंटा कुछ नहीं होने वाला। फाइन, अगर ये अंदर नेगेटिव चीज है तो बाहर से पक्का पॉजिटिव चीज डालनी पड़ेगी। अगर अंदर नेगेटिव है बाहर से नेगेटिव डाला तो कुछ क्या होगा, वो रिपल्शन करेंगे, तुम्हारा कोएगुलेशन अकर नहीं हो पाएगा, जिस काम के लिए तुम बैठे हो वो नहीं हो पाएगा। फाइन, तो साइन पे डेफिनेटली डिपेंड करता है। अब दूसरी बात पे आ जाओ, वैलेंसी पे। तो वैलेंसी पे तो डिपेंड करता ही है, वैलेंसी का तो क्वेश्चन ही है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके ऊपर आने वाले हैं कि भाई एल्यूमिनियम +3 कैन मोर कोएगुलेट rather than magnesium +2 can coagulate more easily than sodium plus, because एल्यूमिनियम 3 माइनस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, एल्यूमिनियम 3 माइनस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, मैग्नीशियम 2 को कर सकता है, सोडियम 1 को। अब एक बात बताओ, सपोज यहां प्लस होता,
सपोज यहाँ प्लस होता है, यहाँ पे मेरे पास जो 3 आयन है वो होते हैं क्लोरीन माइनस सल्फर -2 एंड फॉस्फोरस फॉस्फेट आयन। तो क्या होगा, मेरे को पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करना है, कौन सबसे बढ़िया कर देता? डेफिनेटली यही सबसे बढ़िया करता, बिकॉज 3 प्लस के लिए मेरे पास सबसे बेस्ट क्या है, ये तो एक से ही काम चल जाएगा। ऐसे ही सपोज यहाँ पे 300 हो तो ये 100 आ जाएंगे, ये 150 आ जाएंगे, ये 300 लगाने पड़ेंगे, तो कहां हमारा काम जल्दी खत्म हो रहा है। ये हमारे मान लीजिए ये 100 प्लस आयंस हैं, ये 100 पॉजिटिव आयंस हैं, या सपोज 300 पॉजिटिव आयंस हैं, तो ये तो हमारे लगे 100, ये लगे 150, ठीक है ना, एंड ये हमारे कितने लगेंगे, ये लगेंगे 300। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, क्लियर। तो अल्टीमेटली सबसे ज्यादा तगड़ी पावर किसकी हुई, स्ट्रेंथ सबसे तगड़ी किसकी हुई, इस बंदे की, ठीक है ना। तो ये क्या है, हाईएस्ट कोएगुलेटिंग पावर। तो क्वेश्चन आते हैं, आपको 4 ऑप्शन दी होती हैं, या उनको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना होता है कोएगुलेटिंग पावर के, ठीक है ना। तो हम बड़ा सिंपल तरीके से लगा सकते हैं, कोएगुलेटिंग पावर जो है, कोएगुलेटिंग पावर जो है वो एल्यूमिनियम +3 की मैग्नीशियम +2 से एंड मैग्नीशियम +2 की सोडियम +1 से ज्यादा है, एंड कोएगुलेटिंग पावर ही फॉस्फेट आयन की सल्फेट से एंड सल्फेट की क्लोरीन से ज्यादा। कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत कोएगुलेटिंग पावर के ऊपर, फाइन। अब इस पे एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज कोएगुलेटिंग वैल्यू। Now the next topic is coagulating value। मैं थोड़ा सा इरेज कर लूं इसे। तो पहले तो इसका डेफिनेशन देखेंगे, मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट इज रिक्वायर्ड टू coagulate 1 liter of colloidal solution is known as coagulation value। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट, बाहर का जो इलेक्ट्रोलाइट है, बाहर का जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कितनी मिनिमम कंसंट्रेशन लें सो दैट 1 लीटर का कोलाइडल सॉल्यूशन बैठ जाए नीचे, 1 लीटर के कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर प्रेसिपिटेशन हो जाए, कोएगुलेशन हो जाए, ठीक है ना। तो मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट दैट इज रिक्वायर्ड टू कोएगुलेट 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। 1 लीटर मान लो, अब बड़ा सिंपल सा फंडा है, मान लो ये 1 लीटर के अंदर थे 300, तो इसकी कितनी वैल्यू चाहिए 300, इसकी कितनी 150, इसकी कितनी 100। तो भाई सबसे कम वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी, क्योंकि इसकी पावर सबसे ज्यादा थी। ये सबसे तगड़ा था, तो कम से ही काम चल जाएगा, ये सबसे तगड़ा था तो कम से ही काम चल जाएगा। इज दैट थिंग क्लियर। बड़ा सिंपल सा फंडा है यार, सामने वाला जाके किसी बंदे को मार के आना है, ठीक है ना। तो अब आप 10-10 पावर वाले 10 लोग भेज रहे हो, 10-10 पावर वाले 10 लोग भेज रहे हो, 50-50 पावर वाले 2 बंदे जाके ये काम कराएंगे, एंड 100 पावर का एक ही बंदा जाके काम कराएगा। तो जिसकी पावर ज्यादा है वहां गिनती क्या चाहिए, कम। जिसकी पावर ज्यादा है उसकी गिनती क्या चाहिए, कम चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात है, गिनती को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू। जिसकी पावर ज्यादा है उसकी वैल्यू कम चाहिए, बड़ा सिंपल सा फंडा है। 100 ताकत वाले बंदे को मारना है, 10-10 वाले 10 भेजने पड़ेंगे, ठीक है ना। पर 50 वाले 2 से काम हो जाएगा, 100 वाले 1 से ही काम हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो कोएगुलेशन वैल्यू है ये इनवर्सली रिलेटेड टू है कोएगुलेशन पावर के। कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत, क्लियर। बड़ा सिंपल सा फंडा है, इसकी पावर सबसे ज्यादा थी या नहीं थी, पर इसकी वैल्यू सबसे कम है। वैल्यू तो दिख रही है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 150 है, यहाँ पे 300 है। सबसे कम वैल्यू किसकी है, फॉस्फेट आयन की सबसे कम वैल्यू है। क्यों, क्योंकि ताकत सबसे ज्यादा थी, क्लियर। कोई भी दिक्कत, फाइन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक टॉपिक इसमें रह गया, दैट इज फ्लॉकुलेशन। फाइन, नेक्स्ट टॉपिक इज
फ्लॉकुलेशन, फ्लॉकुलेशन की स्पेलिंग चेक करेंगे एक बार। बिल्कुल यहाँ ओ आना चाहिए था यानी यहाँ सी आना चाहिए। सो नेक्स्ट टॉपिक जो एक रह गया है दैट इज फ्लॉकुलेशन। अब इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस हमें लिए, वैसे तो यार फ्लॉकुलेशन एंड प्रेसिपिटेशन एंड कोएगुलेशन सेम चीज है, ठीक है ना, पर ऐसा माना जाता है कि जब इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट बहुत कम है, ठीक है ना, जब इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट बहुत कम है तो ये नीचे इतना नहीं बैठा होगा तो हम शेक करके वापस ले आएंगे। तो जब तक हमें लगता है कि इलेक्ट्रोलाइट की इतनी वैल्यू नहीं है कि उसको वापस लाया जा सके, इलेक्ट्रोलाइट की इतनी वैल्यू नहीं है कि सारा बिठा दे वो और हम उसे वापस ला सके, तब तक तो वो प्रोसेस क्या है, फ्लॉकुलेशन, ठीक है ना। एंड जब हमें लगता है कि अब तो यार ये नहीं आएगा, बैठ गया, तो वो क्या है, कोएगुलेशन। थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, वैसे इसके ऊपर बहुत कम बार पूछा गया, फिर भी थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। फ्लक्कुलेशन, फ्लक्कुलेशन क्या है, जब आपने इलेक्ट्रोलाइट बहुत थोड़ा डाला है, 300 है, आपने 3 कायन डाले हैं, तो तुम्हें लगता है कि थोड़ा सा ही डाला है, तुम्हें लगता है कि उनको शेक करके वापस ऊपर लाया जा सकता है, ठीक है ना, तो तब उसे क्या बोला जाता है, फ्लक्कुलेशन। एंड अगर वो नीचे बैठ गया एंड वापस नहीं लाया जा सकते, दैट इज नोन एज कोएगुलेशन, जो आज का हमारा टॉपिक था। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, दिस इज ऑल अबाउट कोएगुलेशन। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक यानी कि प्रोडक्टिव सोच में गोल्डन नंबर पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा बच्चों का डाउट होता है, पर हम क्लियर कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। टिल देन पढ़ते रहिए, लगे रहिए, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू।